दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की, जनरली बात करेंगे, साथ में हम पोर्टफोलियो को भी देखेंगे कितना यहाँ पे पोर्टफोलियो में करेक्शन हो गया, और साथ में देखेंगे जो कुछ मेन स्टॉक्स हैं जो हमने रिसेंटली बाय किए थे, एग्जिट किए थे, जो मतलब यहाँ पे आपके फेवरेट स्टॉक्स भी हैं। हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, सीडीएसएल हो गया, बीएससी हो गया, जो जो पूना वाला है वहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी बाइंग हुई है रिसेंटली। तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। मेनली ये पोर्टफोलियो को दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कितना यहाँ पे करेक्शन हो गया। अगर आपका दोस्तों मार्केट में आपका पोर्टफोलियो में करेक्शन हुआ तो सिर्फ आपका ही नहीं है, पूरा पूरा जितने भी यहाँ पे जो कैश में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वहाँ पे सबका इस टाइम पे पोर्टफोलियो 20-25-30% करेक्शन हुआ ही हुआ है। अगर आप लकी होंगे मेरे ख्याल से, अगर आप हाई से 20-25% तक का करेक्शन होगा, किसी का तो मेरे ख्याल से 30-40% भी करेक्शन हुआ होगा। बट हाँ, अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं दोस्तों तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो भी पैनिक में एग्जिट करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं होने वाला। हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि यहाँ पे अगर एग्जिट करेंगे, थोड़ा सा भी अगर मार्केट ने रिकवरी किया, जैसे आज थोड़ा सा रिकवरी का साइन दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी, बट लास्ट में जाते जाते फिर से यहाँ पे 2-2:30 बजे का दोस्तों जो सीन बन रहा मैं देख रहा हूँ। मैं आपको बार बार अपडेट कर रहा हूँ कि जो 2-2:30 बजे ना, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है। वहाँ पे लगता है कि नेक्स्ट डे ओवरनाइट कोई पोजीशन अपनी लेके नहीं जाना चाहता, तो काफ़ी अच्छा करेक्शन होता है। तो दोस्तों अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, ये मैं ज़रोदा का उनका पोर्टफोलियो है जो मेन मेरा वन ऑफ द पोर्टफोलियो है। और भी पोर्टफोलियो है बट हाँ ये एक है जहाँ पे मेनली कैश स्टॉक ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे देखें, जब 7 मार्च मतलब जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी तब गिरना स्टार्ट हुआ था, जब फरवरी एंड से। और 7 मार्च को देखें आप, यहाँ पे पूरा लो बना है। यहाँ पे जो इक्विटी होल्डिंग थी यहाँ पे मेनली यहाँ पे 67L के पास थी, मतलब सब कुछ मिला के अकाउंट की जो ओवरऑल वैल्यू थी 67 तक आ गई थी। ऑल्दो उससे पहले इसने आई थिंक 16 जनवरी को इसने हाई लगाया था कुछ 87 के राउंड, 88 मतलब 88 के राउंड देखें, 8799 मतलब 88L के राउंड इसका ऑल टाइम हाई था, जो इसने 17 जनवरी को लगाया। तो लो लगाया इसने राउंड ये 6-7 मार्च के राउंड, 67-68 के राउंड, 67 के राउंड। उसके बाद यहाँ पे देखें वापस थोड़ी सी रिकवरी हुई थी, फिर नीचे आया था। बट हाँ, जैसे यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गुड न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई थी, ऊपर से रिजल्ट आने स्टार्ट हुए थे, तब यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे अच्छा रिटर्न दिया था और पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा यहाँ पे मूव हो रहा था। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 90L हो गया था, 89.87 मतलब ऑल टाइम हाई टच किया। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया, और किसी भी इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया। बट हाँ, इस पोर्टफोलियो ने ऑल टाइम हाई टच किया। और उसमें क्या है, उसमें मैंने यहाँ पे 50 के निकाले भी हैं यहाँ पे। मतलब मैं अगर दिखाऊँ आपको, यहाँ पे पे आउट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आउट देखें तो यहाँ पे मैंने 50,000 यहाँ से निकाले भी हैं। उसके बावजूद यहाँ पे मैं जैसे निकालता हूँ नहीं, बट हाँ इस अकाउंट से मुझे कुछ ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे निकाले थे। उसके बावजूद यहाँ पे इसने समझ लो कि 90.5L हो गया था। कब हुआ था? 5 अप्रैल। और 5 अप्रैल देखें और आज का दिन देखें, मतलब यहाँ पे 12 मई का दिन देखें दोस्तों, यहाँ पे 69 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 20L गया है यहाँ पे विद इन अ मंथ, मतलब 5 वीक में इस अकाउंट से। तो ये ऐसे चलता रहता है दोस्तों। ये अकाउंट कभी 18 पे भी था, फिर 40 पे हुआ, 40 से वापस आया, फिर ऊपर गया, 60 हुआ, 50 हुआ, फिर 80-90 हुआ, वापस ये 65 हुआ, वापस ये 90 हुआ। तो दोस्तों ये मार्केट ऐसे चलता रहेगा। अभी 2-3 चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही है मार्केट में। एक तो दोस्तों जो फाइट चल रही है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी आ गया, ऊपर से लिक्विडिटी भी कम हो रही है, और जो यहाँ पे इन्फ्लेशन का प्रेशर बना हुआ यहाँ पे लग नहीं रहा कि अब आरबीआई जो गवर्नर्स हैं, जो फेड है, जो मतलब पूरा ग्लोबली जो सबके जो दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वहाँ पे कुछ रिलीफ मिलने वाला है। और लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, जिस हिसाब से मेनली जो यूएस और नेटो इस टाइम पे मेन कल्प्रिट मुझे लगते हैं। तो ये सब सारा बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे जितने इनको अपने हथियार बेचने हैं, जितने जो दोस्तों अमेरिका और नेटो यूके हो गया, इनको अपने क्या है, अपना एक नया बिजनेस लेग खोलना है बड़ा बड़ा, जो ऑलरेडी चलते आ रहे हैं। आपने देखा होगा यूएस ने कितनी फाइट स्टार्ट करी है पूरे वर्ल्ड में, और कभी ये पीस नहीं चाहता यूएस। तो अभी भी वही है दोस्तों, जब तक ये यूएस नेटो ये लोग मतलब थोड़ा सा बैक मतलब पीछे नहीं हटेंगे, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। और जब तक यहाँ पे इन्फ्लेशन है तो आरबीआई और जो जितने भी यहाँ पे फेड है, उनके पास दोस्तों यहाँ पे मौका ही नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे होल्ड करें, उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वो एक मार्केट को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि
जो फ्यूचरिस्टिक जो दोस्तों अर्निंग होने के बाद दोस्तों जो मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली जो हाई डेट कंपनी है वहाँ पे तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ग्रोथ कम होती है, लोग यहाँ पे जैसे ईएमआई बढ़ती है तो सिमिलर दोस्तों लोग कम बाइंग करते हैं, कम घर खरीदते हैं, कम गाड़ियाँ खरीदते हैं। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से कम कंज्यूमर में भी कम बाइंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी कम बाइंग होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा दोस्तों तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट में भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग पे इम्पैक्ट आएगा। तो वो एक बना हुआ ऊपर से इतना वोलेटाइल है। एक लेग और भी है यहाँ पे चाइना ताइवान का, ऊपर से चाइना का कुछ कोविड भी चल रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर इस टाइम पे एक साथ आ गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं लग रहा। मुझे तो यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं लग रहा। मैंने जो एस्टिमेट किया था कि आईटी गिरेगा आईटी के रिजल्ट के बाद, तो वो तो एस्टिमेट सही निकला, बट उसके बाद बाकी सारे स्टॉक भी यहाँ पे गिरे हैं। मैंने एक टाइम तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैं कुछ कैश में आना स्टार्ट भी किया भी था। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 12L का कैश आ गया था। मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स निकाल के, जो आईटी स्टॉक्स है मैंने यहाँ पे निकाल के मेरे पास 12L का कैश आ गया था, बट मेरे से वो कैश होल्ड नहीं हुआ। मतलब मैं कुछ ना कुछ किसी और स्टॉक में लगा दिया और बाद में देखा कि वो स्टॉक भी वहाँ से गिर गया था, अल्टीमेटली ये नीचे आ गया। ये पूरा कहानी ऐसे है दोस्तों। ऑलमोस्ट मेरे से यहाँ पे ज़्यादा कैश में नहीं रह जाता है, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। पता नहीं ये मेरी आदत है या एक बैड हैबिट भी है, बट ये भी है कि अगर आप दोस्तों कैश में बैठे रहेंगे तो रिस्क नहीं लेंगे तो कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो मार्केट में यही है, थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है। किसी को पता नहीं था कि एकदम से आरबीआई गवर्नर आके यहाँ पे एकदम से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा देगा और उसके बाद से मार्केट यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो कुछ अननोन रिस्क हमेशा मार्केट में रहते हैं। अगर आपने कुछ कैश में रखा हुआ तो आप यहाँ पे लकी होंगे, तो आप डिप्लॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, आप डिप्लॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम तो नहीं कैच कर पाऊंगा कोई, ना तो आप कर पाएंगे कोई भी। आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ चैनल में भी इतने बड़े बड़े मास्टर्स आते हैं, संजीव वसीन हो गया, ये वो तो 19,000 की बात कर रहा है। मतलब एक महीने से बोल रहा है कि हाँ इन फी इतना हो जाएगा, माइंट्री 4,000 हो जाएगा, वो जाएगा, तो माइंट्री यहाँ पे 3,000 हो गया हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सारे गलत हुए हैं इस टाइम पे। तो कोई भी यहाँ पे 100% सही नहीं हो सकता मार्केट में। तो कुछ स्टॉक्स जैसे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी की बात करें, निफ्टी का जो मेरा जो मेन एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, ये यहाँ पे वो 16,800 के आसपास यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है हमेशा। यहाँ पे 16,800 पहले तो ये एक्सपोर्ट हुआ करता था जो क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बाद ये एक बार तोड़ा था इसने, ये वाला वापस इसने 2-3 बार ये एक्सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट हाँ ये इसको ब्रेक किया तो ये अब लोअर एंड पे आ गया हुआ। यहाँ पे जो इसने मार्च टाइम पे लगाया था ना, आई थिंक मार्च स्टार्टिंग में जब यहाँ पे पूरा फाइट का प्रॉपर स्टार्ट हो गया था, वहाँ पे हम आ चुके हैं एक लेवल पे। तो ये एक लास्ट इसकी होप है 15,600, 15,650 इसकी लास्ट होप है। उसके बाद यहाँ पे और भी डाउन साइड दिखती है। तो हमें दोस्तों ये भी देखना होता है कि अगर मैं हिस्ट्री को रिपीट करने की बात करूँ कि मार्केट में कभी कभी हिस्ट्री रिपीट करती है, तो एक ये भी था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी। यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट का वेट करते रहते हैं, बट हाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट में कुछ बुरी खबरें आ रही हैं, फाइट हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो एक बहुत ही बड़ा चांस होता है यहाँ पे बुक करने का। मैंने भी मिस किया, कुछ बुक भी किया था यहाँ पे, बट फिर से मैंने निकाल दी, फिर से यहाँ डिप्लॉय किया। तो यहाँ पे देखें एक ट्रेंड था कि यहाँ पे थोड़ी सी बुकिंग होनी चाहिए, तो वो बुकिंग हुई भी है और शार्पली बुकिंग हुई है। यहाँ पे देखें एक ट्रेंड ये भी है कि यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए थी, बट बाइंग नहीं हुई। मतलब कभी कभी वो तोड़ देता है। जब अननोन इवेंट्स होते हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक अननोन इवेंट्स होते हैं, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कई बार काम नहीं करते। इस बार तो इसने पूरा गैप डाउन ही कर दिया इसको। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा गैप डाउन, ये गैप बना दिया पूरा। तो इस गैप को फिल करना एक बड़ी इसके लिए बड़ा टास्क होगा इसको। मतलब 16,800 के ऊपर बाहर निकलना वो तभी होगा जब यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबरें आएंगी, तब जाके एक 16,800 पार होगा। ये बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो ये एक बड़ा साइन है कि बड़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अल्टीमेटली यहाँ पे नीचे अगर देखूं तो लास्ट होप इसकी मैं अगर आपको बोलूं यही थी लास्ट होप। इसके ऊपर जो कुछ दिन का यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ हुआ ना दोस्तों, ये वाला देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5-2 महीने का कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे भी एक लाइन पे आ सकता है 15,650 को पार करने निकलने के बाद यहाँ पे 15,400 तक का एक लाइन बन रहा है यहाँ पे। इसके अराउंड यहाँ पे थोड़ा दिन गुजार सकता है। अगर मार्केट में कुछ भी दोस्तों थोड़ा सा पॉजिटिव आता है तो वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे आपको पता है कि
अब यहाँ पे डेली बेसिस पे 200 EMA के भी नीचे मार्केट घूम रहा है, तो एक रेजिस्टेंस इसका ये भी आने वाला, वो भी यहाँ पे सिमिलर गैप के राउंड ही आएगा, यहाँ पे 16,600, 16,700, 16,800, तो वहाँ पे ही 200 EMA इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और साथ में मार्केट का भी ऐसे है कि मतलब एग्जैक्टली कोई 1 वीक क्या होगा उसका मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो आजकल दोस्तों डेली बेसिस पे चल रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर मतलब ले सकते हैं 6 महीना, मतलब लॉन्ग टर्म में भी इसी साल की मैं बात करूं तो 6 महीना 8 महीना अगर आप ले सकते हैं, 1 साल ले सकते हैं, तो एक अच्छा टाइम है आपको। मैं भी आपको 9 महीने बाद पता चलेगा कि ये एक अच्छा टाइम था बाय करने के लिए। अभी 1 वीक में लगेगा, अगर वो नीचे गएगा तो लगेगा यार हमने जल्दी ले लिया, थोड़ा वो नीचे लेना चाहिए था, तो वो आप नहीं कैच कर पाओगे। बट हाँ, अगर आप 1 साल बाद बात करेंगे कि हाँ ये वाला जो टाइम अभी चल रहा है ये एक अच्छा टाइम था लेने के लिए, जैसे हम कोविड का टाइम बोलते हैं ना कि वो एक बेस्ट टाइम था लेने के लिए, वैसे भी ये भी एक टाइम ऐसा लगेगा कि ये भी एक अच्छा टाइम था लेने के लिए। तो वो अभी नहीं समझ आएगा, वो हमें आई थिंक 6 महीने 9 महीने 1 साल बाद समझ आएगा। तो अभी हम बात करते हैं स्टॉक्स की। इन्फी दोस्तों, इन्फी तो मेरा पूरा एक 100% प्रेडिक्शन सही रहा है इन्फी में। इसने जब ये रिजल्ट खराब दिए थे उसके बाद ये तोड़ा है इसने ये वाला लेवल, तो ये कभी अब फिल करने में इसको इसकी बड़ा बहुत टास्क है। तो अभी 1500 के आसपास चल रहा है, तो इसने जो एक काफ़ी दिन से 1530 के पास सपोर्ट ले रहा था, वो भी मैंने जो आपको टारगेट दिया होता है इन्फी का आई थिंक 1550 और यहाँ पे 1440 का टारगेट दिया हुआ। तो ये लेवल है जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये वाले लेवल से ब्रेकआउट हुआ था। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे 1440, 1450, 1460 इस लेवल तक आना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी करके फिर से 1530, 1535 के पास जाके वापस फिर से ये नीचे आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्फी में तो मतलब नेगेटिव साइड में ही काम करना है, इसको फुट लेके ही काम करना है। 2-3% के लिए ये ऊपर घूमता है, उसके बाद वापस ये नीचे आता है। अभी मेरे लिए जोन है जो इसको बेचने का, वो 1530 से लेके 1540 तक का जोन है, अगर कोई अच्छी खबर यहाँ पे नहीं आती है तो। उसके बाद देखें आईटी इंडेक्स दोस्तों हमने पूरा कवर कर लिया था। मैंने आपको आईटी में तो स्पेशली बोला था अपने टेलीग्राम पे कि डोंट बाय द डिप, डोंट बाय द डिप। मैंने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे डिप को हमने बाय नहीं करना है, ये वाला। आई थिंक इसके बाद जाने के बाद ये भी हुआ था ये वाला। हाँ। तो इस टाइम पे मैंने बोला था कि यहाँ पे जो बॉटम ये जो रिकवरी कर रहा है ये एक फॉल्स रिकवरी है। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स नीचे चल गया। माइंडट्री हो गया, कोफोर्ज हो गया, एलटीआई हो गया, एलटीटीएस हो गया, मतलब कितने स्टॉक हैं, कितने खतरनाक गिरे हैं दोस्तों। माय गॉड, मतलब बता नहीं सकता कि कितने खतरनाक यहाँ पे गिर चुके हैं। सीडीएसएल मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग है, मैं नहीं निकाला हूँ। एक अच्छा बहुत ही तगड़ा जो एक्सपोर्ट रीजन था इसका 1300 वाला, ये देखें यहाँ पे सब तोड़ दिया इसने, कुछ भी नहीं रुका। एक प्रेडिक्शन था कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं आया। आईपीओ इनकम बिल्कुल नहीं आई है। मैंने आपको ट्विटर पे और टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि आईपीओ इनकम इस बार बिल्कुल भी कम आई है, मतलब लास्ट के मुकाबले 15-16 करोड़ इनकम कम आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा इम्पैक्ट आया है। उसके बाद एक्सपोर्ट इसका ये भी था क्लोजिंग बेसिस पे 1160, वो भी इसने तोड़ा है। लास्ट टॉप इसकी 1100 है, वो भी इसने तोड़ी है। तो अभी जो क्लोजिंग हुई है 1100 के नीचे है। होपफुली ये वापस 1100 के ऊपर आके एक बार 1160 के ऊपर आएगा तो थोड़ी सी यहाँ पे लगेगा कि रिकवरी हो रही है। बट जब तक ये 1100 के नीचे है थोड़ा सा और डाउन साइड पॉसिबल है। बट अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला जो क्वार्टर है वो एक अच्छा क्वार्टर हो सकता है। जिस हिसाब से अभी आईपीओ आना स्टार्ट हुए हैं तो एक अच्छा क्वार्टर हो सकता है और ये थोड़ी सी रिकवरी करके वापस अपने एटलीस्ट फर्स्ट जो इसका लेवल है 1300 तक वापस आ सकता है। तो वहाँ पे आपको बेचना है तो बेच सकते हैं। बट हाँ, अभी इस टाइम पे कोई इसका चांस नहीं लग रहा दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि जब तक ये 1100-1160 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक थोड़ा सा डाउन साइड हो सकता है, कुछ वॉलेटिलिटी यहाँ पे आ सकती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर का और वेट करूँगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो थोड़े अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड, ये तो मैं निकल गया था कम्प्लीटली, मैंने एग्जिट मार दिया था यहाँ पे 1065 के आसपास, फिर 1040, 1030 के आसपास। तो यहाँ पे जो इसने इस बार का ब्रेक किया ना दोस्तों, ये वाला बहुत ही खतरनाक ब्रेक किया यहाँ पे, मतलब 930, 940 का जो लेवल है इसको बहुत ही अच्छे से इसने ब्रेक किया है। तो जब तक यहाँ पे 930 मान के चलो, जब तक यहाँ पे 950, 960 के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आता वीकली और डेली बेसिस पे, तब तक ये इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ये मे भी फॉल्स मूव हो सकता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे वापस रीटेस्ट करके वापस ये नीचे आ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
जब तक ये 960 के ऊपर नहीं जाता क्लोजिंग टाइम पे, तो हैप्पीएस्ट माइंड में भी अभी वीकनेस है, यहाँ पे वोलेटिलिटी और रहेगी। माइंड ट्री हो गया दोस्तों, माइंड ट्री तो कितनी बार कवर कर दिया। माइंड ट्री 3600 का लेवल ब्रेक करने के बाद अब ये 2900 के लेवल पे आ गया। इसको तो स्ट्रिक्टली बोलता है ये नीचे जाने वाला है। बीएससी जो एक बहुत ही बड़ी होल्डिंग है मेरी, बीएससी रिसेंटली मैंने बाई किया है यहाँ पे 830, 840, 850 के पास बाई किया है। कुछ मैंने रिसेंटली भी ऐड किया है। तो बट हाँ, जब ये दोस्तों मार्च के टाइम आया था तब देखें ऑलमोस्ट यहाँ पे इस लेवल पे आ चुका था मार्च के टाइम पे। तो लेवल देखें यहाँ पे 620, 630 तक का लेवल ये बन रहा है, वहाँ से इसने लगाया है। तो जब ये मूव करेगा तो दोस्तों ऐसे ही मूव करेगा यहाँ पे। बट अभी मुझे लग रहा था कि शायद इसको होल्ड करना चाहिए था, जो इसका जहाँ से बड़ा ब्रेकआउट हुआ था इसको होल्ड करना चाहिए था यहाँ पे 800 का लेवल। और मैंने आपको बोला कि 770 तक बाइंग करनी है इसकी, तो 770 भी इसने तोड़ा है, उसके भी 10% नीचे चल रहा है। तो मार्केट इस तरह का है, यहाँ पे एस्टिमेट करना मुश्किल है इस टाइम पे। बट रिजल्ट इसके ओके आए हैं, मतलब इतने बुरे नहीं आए जिस हिसाब से CDSL के आए हैं, इसके रिजल्ट ठीक आए हैं। और आने वाला फ्यूचर दोस्तों BSE के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, इंडिया का मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। और ये स्टॉक कोई 2-4 महीने वाला नहीं है, ये स्टॉक पूरा 4-5 साल वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी इसमें फिर से स्ट्रेंथ आएगी जब ये वापस 810, 820 को पार करेगा ऊपर, तो फिर से लगेगा कि एक पॉजिटिव मूव इसमें आना चाहिए। और जब मूव आएगा तो दोस्तों यहाँ पे शार्प मूव आया। और मैं देख रहा हूँ जो करेक्शन भी हुई है ना दोस्तों, इसमें काफ़ी लो वॉल्यूम से करेक्शन हुई है, मतलब इतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं आया है जैसे बाकी स्टॉक में आया है, इसमें कुछ खास वॉल्यूम नहीं आया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बड़े बड़े वापस मूव आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 820 के ऊपर पार करेगा एक बार। उसके बाद MOL में रिसेंटली मैंने कुछ ऐड किया है, अच्छा रिजल्ट आया इसका। तो दोस्तों जो जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्शन में भी ऐड करना है, मतलब मौका नहीं छोड़ना है। ये मौका आपको बाद नहीं मिल, जब ये रिकवर करेंगे तो बहुत ही फास्ट रिकवरी करेंगे, बॉटम नहीं कैच कर पाओगे। बट हाँ, जब ये रिकवर करेंगे तो एक दिन में 15-20% का लगा देंगे, तो सारा का सारा 1-2 दिन में ही कवर कर देंगे। उसके बाद पूना वाला भी दोस्तों एक स्टॉक है। पुणे वाला देखें यहाँ पे 300 इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, मैंने वापस 300 पे मैं ऐड करना स्टार्ट किया था यहाँ पे। बट हाँ, बहुत ही खतरनाक इसने नीचे आया है। बट यहाँ पे देखें एक ही दिन में इसने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, यहाँ पे 15-16% का, एक टाइम पे तो आई थिंक 20% का सर्किट लगाया था। और सिमिलर लेवल के आसपास यहाँ पे देखें, जो ये लेवल था ना यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर, चलो इसके आसपास इसने यहाँ से उठाया है। मे बी अगर कुछ मार्केट में पॉजिटिव वापस आता है, इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, तो वापस ये 300 की ओर भाग सकता है। अब इसका ये जो दोस्तों सपोर्ट था, अब ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। 300 के पार करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट यहाँ से 300 काफ़ी दूर है, अभी 248 का क्लोजिंग हुआ है, तो 300 के लिए भी अभी काफ़ी बड़ा यहाँ पे इसको जंप करना पड़ेगा। बट ओवरऑल मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ अभी। और भी दोस्तों सारे काफ़ी स्टॉक हैं जो अपना स्पोर्ट सारे इस टाइम पे सब तोड़ चुके हैं, तो वहाँ पे क्या है, अभी एग्जिट करना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे कुछ दिन होल्ड करूँगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों 4-5 वीक में वापस जब नेक्स्ट क्वार्टर की बातें शुरू होंगी, तब थोड़ा सा रिकवरी में आएगा ही आएगा। जितना मर्जी दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, बट जब रिजल्ट आने वाले होते हैं तो वहाँ पे एक एस्टिमेट प्रेडिक्शन बनती है कि शायद कंपनीज का रिजल्ट अच्छा आएगा, मे भी कुछ अच्छा किया होगा, तो वहाँ पे वापस थोड़ी सी रिकवरी बनती है। इस बार मैं जब आपको बोलता कि एग्जिट करना है रिजल्ट के टाइम पे ही करना है, तो रिजल्ट के टाइम के बाद देखें क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम मार्च स्टार्ट हुआ था, अप्रैल स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे रिजल्ट आने स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे एग्जिट करते तो हम ऑलमोस्ट अपने हाई पे एग्जिट कर सकते थे। बट पूरा रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो ये एक लो पॉइंट है। तो अगर हमें एग्जिट करना है तो वापस हमें 4-5 वीक का और वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जिट करने की सोचें, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ रिकवरी आप कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, थोड़े कम वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही कम वीडियो बना रहा हूँ, आजकल टाइम नहीं मिलता। तो दोस्तों कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियो में ही सारा कुछ कवर कर दूँ। मैं जनरली बात करूँगा, ऐसे हर स्टॉक के बारे में बात नहीं कर पाऊँगा। आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ CDSL का, BSE का, जो इनका बिजनेस का पर्सपेक्टिव है दोस्तों, जो भी इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया उसको कवर करूँगा, तो वो आपको मैं अपडेट दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।